गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो देखिए, कल अपना जो टॉपिक हुआ था वो दूध के बारे में था। यानी दूध क्या है, दूध का उत्पादन भारत में कितना है और दूध की उपलब्धता भारत में कितनी है, इसके बारे में अपने पहले वीडियो में पढ़ लिया था। आज अपने उसी टॉपिक का अगला जो टॉपिक है कंपोनेंट ऑफ मिल्क, यानी दूध के अवयव। ये अपना नया टॉपिक है, तो इसके बारे में अपने पढ़ेंगे। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी इस चैनल पर जितना भी मैटर है वो एनिमल हस्बेंड्री का करवाया जा रहा है, उसमें से पिछले साल यानी पीछे जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम हुए हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जैसे मैं बात करूं एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की, तो उसमें 20 में से 20 क्वेश्चन हर बार इसी मैटर से आए हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि इस मैटर में, यानी जितना भी मैं इस वीडियो में आपको मैटर करवा रहा हूं और जो भी आपको पीडीएफ टेलीग्राम पर भेजी जा रही है, उसके अलावा आपको एनिमल हस्बेंड्री का पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मतलब 20 के 20 क्वेश्चन है वो श्योर इसी मैटर से आ जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार आपका हॉर्टिकल्चर का होगा, उसमें भी मेरी पूरी कोशिश यही है कि आपको अन्य मैटर पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। ठीक है, तो अपने तीनों सब्जेक्टों एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, इन तीनों के जितना भी अपने मैटर इस चैनल के माध्यम से करेंगे, कोशिश यही है कि अपना 95 से 98% तक पूरा का पूरा मैटर है आपका एग्ज़ाम में आए। यही मेरी कोशिश है और आपको दूसरा कोई मैटर पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। ठीक है, तो चलिए आज फिर अपने नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, कंपोनेंट ऑफ मिल्क, यानी दूध के अवयव। ठीक है, तो दूध के अवयवों में सबसे पहले अपने देखो बात करेंगे कि दूध के अवयव कितने होते हैं। तो देखो बच्चों, दूध है, उसके अवयव हैं, एक मिनट, दूध के अवयव। ठीक है, हाँ, एक बात और मैं कहूँगा कि देखो, आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है, मेरा लिखा हुआ या समझाया हुआ, तो आप प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा। और जो भी टॉपिक आपके समझ में नहीं आया, कोशिश मेरी यही है कि उस टॉपिक का वापस आपको वीडियो बनाकर अच्छे से समझा सकूँ। ठीक है, तो आपके माइंड में कोई भी डाउट नहीं रखना है, क्योंकि डाउट है वो आगे की तैयारी को प्रभावित करता है। इसलिए अपने माइंड में कोई भी डाउट नहीं रखना है। और रही बात ये कि मतलब एक बार क्या है कि इस माध्यम से जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो थोड़ा सा एक बार है ना हाथ में सही एडजस्ट नहीं हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको स्पष्ट रूप से लिखना, यानी मेरी जो लिखावट है वो आपको समझ में नहीं आ रही होगी, राइटिंग, तो वो आनी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन फिर भी समझ में नहीं आता है ना, तो कृपया आप कमेंट में बता दीजिएगा और मैं फिर है उसका वीडियो बनाकर आपको दोबारा भेज दूंगा। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करें दूध के अवयव। तो देखो बच्चों, दूध के जो अवयव होते हैं, मुख्य रूप से दूध के 3 अवयव हैं। दूध के मुख्य रूप से कितने अवयव हैं? 3। पहला जो अवयव है वो होता है जल। कौन सा होता है? जल। दूसरा होता है वसा। दूसरा कौन सा होता है? वसा। और जो तीसरा जो अवयव होता है वो होता है एसएनएफ।
कौन सा होता है? SN। तो ये दूध के कितने अवयव हो गए? 3 अवयव। तो दूध के अंदर ये मुख्य रूप से 3 अवयव पाए जाते हैं, जल, वसा और SNF। ठीक है, अब सबसे पहले अपने स्टार्ट करेंगे जल से। तो देखो, जल की जो मात्रा है दूध में लगभग 80 से 90% पाई जाती है। कितने प्रतिशत पाई जाती है? 80 से 90% क्या पाया जाता है दूध में? जल पाया जाता है, यानी पानी पाया जाता है। ठीक है, जल है वो दूध में क्या करता है? जल हमेशा दूध में विलायक का कार्य करता है। किसका काम करता है? विलायक का कार्य करता है। विलायक आप जानते हो क्या होता है? जो किसी भी पदार्थ को घोलता है उसको अपने क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। तो मतलब दूध में पाए जाने वाले विभिन्न अवयव हैं, उनको घोलने का जो काम करेगा वो कौन करेगा? जल करता है। कौन करता है? जल करता है। तो जल एक विलायक है जो 80 से 90% दूध में पाया जाता है। लेकिन पशुओं की जाति के अनुसार, पशुओं की जाति के अनुसार दूध में पानी की मात्रा है वो क्या हो जाती है? पानी की मात्रा अलग अलग हो जाती है। पानी की मात्रा क्या हो जाती है? अलग अलग हो जाती है। ठीक है ना, अलग अलग हो जाती है। कैसे होती है? देखो, जैसे मैं बात करूं, अपने अलग अलग पशुओं का जो दूध है वो अपने पढ़ेंगे। तो इसमें देखो, अलग अलग पशुओं के दूध में कितना कितना पानी पाया जाता है वो अपने पढ़ेंगे। तो मैं अभी बताऊंगा, 1 मिनट। हाँ भाई, तो देखो, मैंने बताया था 80 से 90% जल होता है। लेकिन जैसे गाय है, तो गाय के दूध में 86.61% क्या होता है? 86.61% क्या पाया जाता है? पानी पाया जाता है। ये हो गया पानी। ठीक है, यानी जल। उसके बाद बात करें भैंस, तो भैंस के दूध में 83.76% क्या होता है? पानी पाया जाता है। उसके बाद बात करें अपने भेड़, तो भेड़ के दूध में 80.71 यानी 80.71% पानी होता है। उसके बाद बात करें बकरी, तो बकरी के दूध में 87 यानी 87% क्या पाया जाता है? पानी पाया जाता है। उसके बाद बात करें अपने ऊँटनी। ठीक है, तो ऊँटनी के दूध में 80.61% क्या पाया जाता है? पानी पाया जाता है। 80.61। पानी पाया जाता है। ये NCERT बुक के अकॉर्डिंग टू है। वैसे ऊँटनी के दूध में कितना परसेंट पानी होता है? 80.5% पानी पाया जाता है। बट अपने को कौन सा सही मानना है? जो NCERT की बुक में है वो सही मानना है, यानी 80.61% ऊँटनी के दूध में पानी होता है। तो ये देखो, पशुओं की जाति के अनुसार दूध में पानी की मात्रा है वो अलग अलग हो गई ना। गाय के दूध में जैसे 86.61, भैंस के दूध में बताया था मैंने 82.76, भेड़ के दूध में 80.71, बकरी के दूध में 87%, ऊँटनी के दूध में 80.61%। तो ये अलग अलग पानी की मात्रा हो गई दूध में। अब सबसे ज़्यादा किसके दूध में पानी है? बकरी के दूध में। किसके दूध में है? बकरी के दूध में। तो इसीलिए रोगियों को ज़्यादातर किसका दूध बताया जाता है? बकरी का दूध। क्यों? क्योंकि इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा है, इसलिए पाचन है वो जल्दी से हो जाता है। दूसरी चीज़, बकरी के दूध का जो pH होता है वो 7.8 से
8.0 होता है। बकरी के दूध का पीएच कितना होता है? 7.8 से 8.0 होता है, यानी 7.8 से 8 होता है। तो मतलब किस प्रकृति का होता है? वो क्षारीय प्रकृति का होता है, इसलिए इसका पाचन है वो जल्दी हो जाता है, इसलिए रोगियों को ज़्यादातर बकरी का दूध बताया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया अपना दूध के अवयव में पहला जल की मात्रा। ठीक है ना, तो जल पहला अवयव हो गया। इसके बाद बात करेंगे अपने नेक्स्ट दूसरा अवयव है, वो है वसा। दूसरा अवयव कौन सा है? वसा। हाँ, दूसरा अपना देखो, दूसरा टॉपिक अपना वसा। तो देखो बच्चों, वसा, वसा दूध में जो पाई जाती है वो दो प्रकार की होती है। ठीक है ना, यानी वसा से रिलेटेड जो पदार्थ होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो पाई जाती है वास्तविक वसा, और जो दूसरी होती है उसको बोलते हैं वसा से संबंधित पदार्थ। वसा से संबंधित पदार्थ तो कितने प्रकार के हो गए? वसा कितने प्रकार की हो गई? यहाँ पर दो प्रकार की हो। ठीक है, अब वास्तविक वसा क्या होती है? वास्तविक वसा उसको कहते हैं जिसमें वसा किस रूप में पाई जाती हो? ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड वसीय अम्ल के रूप में। ठीक है ना, यानी वास्तविक वसा उसको कहा जाता है जिसमें वसा किस रूप में पाई जाती हो? ट्राइग्लिसराइड वसीय अम्ल के रूप में जो वसा पाई जाती है उसको ट्रू फैट या वास्तविक वसा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरी होती है यानी वसा से संबंधित पदार्थ, यानी ऐसी वसा जिसमें क्या नहीं पाया जाए? ट्राइग्लिसराइड वसीय अम्ल नहीं पाया जाता, उसको अपने किस श्रेणी में रखते हैं? वसा से संबंधित पदार्थों की श्रेणी में रखा जाता है। तो वसा से संबंधित यानी क्या हो गया कि दूध में दो प्रकार की वसा हो गई, एक तो वास्तविक वसा और एक वसा से संबंधित पदार्थ। तो वास्तविक वसा तो वो होगी जिसमें वसा ट्राइग्लिसराइड वसीय अम्ल के रूप में पाई जाएगी, और वसा से संबंधित वो पदार्थ होंगे जिनमें वसा किस रूप में नहीं होती? ट्राइग्लिसराइड वसीय अम्ल के रूप में नहीं पाई जाती, उसको वसा से संबंधित पदार्थ की श्रेणी में रखा जाता है। अब वसा से संबंधित जो पदार्थ हैं वो कौन कौन से होंगे? देखो भाई, वसा से संबंधित चार प्रकार के पदार्थ होते हैं। एक होता है लेसिथिन, एक कौन सा होता है? लेसिथिन। ठीक है, दूसरा होता है केरोटीन, दूसरा कौन सा होता है? केरोटीन। तीसरा जो होता है वो होता है कोलेस्ट्रॉल, का कौन सा होता है? कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, और चौथा जो होता है वो होता है विटामिन ए, डी, ई और के। तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, तो ये चार प्रकार के जो पदार्थ हैं वो वसा से संबंधित पदार्थों की श्रेणी में रखे जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना वसा दो पार्टों में। अब इसके बाद वसा जो होती है वो दूध में, सामान्यतः दूध में 3.5 से लेकर
7% तक पाई जाती है। 3.5 से लेकर 7.5% क्या होती है, दूध में वसा पाई जाती है। लेकिन वही चीज़ वसा की मात्रा दूध में पशु की जाति के अनुसार बदल जाती है। तो ये अपने मैं बताऊंगा आपको कि अलग अलग पशुओं के दूध में अलग अलग वसा की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो अपने क्या करना है कि वसा क्या है, वसा कैसे होती है, इससे संबंधित कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो देखो वसा, हाँ भाई, वसा दूध में किस रूप में पाई जाती है, ट्राइग्लिसराइड, अभी बता के आया हूं मैं, ट्राइग्लिसराइड वसीय अम्ल के रूप में, ट्राइग्लिसराइड वसीय अम्ल के रूप में पाई जाती है। दूसरी चीज, वसा दूध में किस रूप में पाई जाती है, तो देखो दूध में वसा इमल्सन रूप में होती है। किस रूप में होती है, इमल्सन। इमल्सन को हिंदी में कहा जाता है निलंबन। ठीक है, निलंबन रूप में पाई जाती है, या इसको कह सकते हैं पाइस। क्या कह सकते हैं इसको, पाइस। पाइस को इंग्लिश में बोला जाता है कोलाइडल। क्या बोलते हैं इसको, कोलाइडल। क्लियर है। आइस या इमल्सन या निलंबन क्या होता है कि जब दो भिन्न भिन्न अपेक्षिक घनत्व वाले पदार्थों को अपने किसी भी पात्र में डालते हैं, जैसे ये एक पात्र हो गया, इसमें अपन ने ये सबसे पहले क्या डाल दिया, नीचे पानी भर दिया। क्या भर दिया, पानी। अब इसमें क्या डालेंगे, जैसे घी डाल दें, या इसमें क्या डाल दें, तेल डाल दो, चाहे क्या डाल दो, इसमें घी डाल दो। ये दोनों कैसे पदार्थ हैं, वसीय पदार्थ। कैसे पदार्थ हैं, वसीय पदार्थ है, क्योंकि इसमें वसा है। ठीक है, तो इस तेल को या घी को इस पानी में अपने डालेंगे ना, तो ये क्या होगा कि जो वसा है वो कहाँ जाएगी, यानी तेल है और घी है वो कहाँ जाएगा, पानी के ऊपर आ जाता है। ठीक है, क्यों आ जाता है, क्योंकि पानी का अपेक्षिक घनत्व ज़्यादा है और वसा या तेल का जो अपेक्षिक घनत्व है वो क्या है, कम है। तो जब कम अपेक्षिक घनत्व वाला पदार्थ ज़्यादा अपेक्षित घनत्व वाले पदार्थ के ऊपर आ जाता है, तो उस क्रिया को इमल्सन या क्या कहते हैं, आइस कहते हैं। तो आपने देखा होगा कि अपने जैसे लस्सी है या दूध बिलोते हैं ना, ठीक है, मंथन किया जाता है, तो आपने देखा होगा कि घी है वो ऊपर आ जाता है और लस्सी है वो नीचे बैठ जाती है। क्यों, क्योंकि लस्सी का जो अपेक्षित घनत्व है वो ज़्यादा है और घी का अपेक्षित घनत्व है कम है, तो वो कहाँ तैरने लगता है, ऊपर तैरने लगता है। तो उस क्रिया को ही इमल्सन या निलंबन कहते हैं। तो वसा किस रूप में मिलेगी आपको, इमल्सन या मोस्टली निलंबन के रूप में मिलेगी। इसी क्रिया को अपने पाइस या कोलाइडल या कोलाइड भी कह सकते हैं। ठीक है, तो दूध में पाई जाने वाली वसा किस रूप में पाई जाती है, इमल्सन रूप में। इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट बात करें अपने, दूध में पाए जाने वाली जो वसा है वो एक दूध का क्या है, मुख्य अवयव है। कौन सा अवयव है, मुख्य अवयव है। क्यों है, क्योंकि देखो दूध की जो कीमत है ना वो किसके ऊपर निर्भर करती है, वसा पर निर्भर करती है। अपने डेयरी में दूध लेकर जाते हैं तो उसकी वसा जितनी है उस वसा के अनुसार ही उसकी कीमत निर्धारित होती है। इसलिए दूध में पाए जाने वाला जो वसा है वो क्या है, दूध का मुख्य अवयव है। ठीक है, उसके बाद बात करें अपने, दूध के अंदर जो भी वसा पाई जाती है वो सबसे ज़्यादा घटती बढ़ती है। यानी दूध में पाए जाने वाला वसा एक ऐसा पदार्थ है जो सबसे ज़्यादा घटता और बढ़ता है। ठीक है, क्लियर है, ये भी इंपॉर्टेंट है। दूध में पाए जाने वाला कौन सा अवयव सबसे ज़्यादा घटने बढ़ने वाला है, तो वसा है। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा कि आप पशु को क्या करो, आहार के रूप में बिनोला खिलाओ, यानी वसीय आहार खिलाओ, जिसमें वसा है तेल है वो ज़्यादा खिलाओगे तो
पशु घी क्या करेगा, दूध में घी ज़्यादा आता है यानी वसा ज़्यादा आएगी, लेकिन बिनोला बंद कर दोगे तो बस घी है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो वसा की मात्रा क्या हो गई, कम हो गई। तो सबसे ज़्यादा घटने और बढ़ने वाला जो तत्व है वो कौन सा है, वसा है। ठीक है, इसके बाद वसा, एक मिनट, हाँ भाई, तो वसा सबसे ज्यादा घटने और बढ़ने वाला अवयव है। वसा निलंबन के रूप में पाई जाती है। दूध की कीमत वसा पर निर्भर करती है। सामान्यतः 3.5 से 7.5% वसा है वो दूध में पाई जाती है। ठीक है, लेकिन पशुओं की जाति के अनुसार, पशुओं की जाति के अनुसार दूध में दूध में दूध में वसा की मात्रा अलग अलग हो जाती है ना। जैसे गाय का दूध है तो गाय के दूध में 4.14% क्या पाई जाती है, वसा पाई जाती है। ये सुपरवाइज़र में, एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र का जो एग्ज़ाम हुआ था 2015 में, उसमें पूछा था कि गाय के दूध में न्यूनतम नहीं, औसतन कितने प्रतिशत वसा पाई जाती है, तो वहाँ ऑप्शन था 3.5 से लेकर 4%। ठीक है, 4 से लेकर 5%, 5 से लेकर 6%, 6 से लेकर 7%। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, 3.5 से लेकर 4%, यानी 4.14 के नज़दीक वाला है वो कौन है, 3.5 से 4%। ठीक है, वैसे भी आपको ये पता है FAO के अनुसार, इसके अनुसार FAO के अनुसार गाय के दूध में कम से कम जो वसा है वो कितने परसेंट होनी चाहिए, 3.5% होनी चाहिए। ठीक है, और SNF की मात्रा है वो कितने परसेंट होनी चाहिए, 8.5% होनी चाहिए, तब भी वो गाय का दूध माना जाता है शुद्ध दूध, वरना दूध नहीं मानते गाय का। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कम से कम FAO के अनुसार कितनी होगी, 3.5, तो यहाँ क्या हो गया 3.5, है ना। और यहाँ पर मैं बता रहा हूँ 4.14, तो ये 4 है वो 4.14 के नज़दीक है ना, इसलिए वहाँ पर आंसर क्या माना गया था, 3.5 से 4% औसतन गाय के दूध में वसा होती है। ओके, हाँ, तो गाय के दूध में 4.14%, तो ये भी आप नोट कर लेना यहाँ पर 3.5 से 4%। उसके बाद भैंस, तो भैंस के दूध में जो वसा पाई जाती है वो पाई जाती है 7.38%, है ना। तो बाकी आप ये जानते हो भैंस की जो नस्लें हैं उन नस्लों में वसा की मात्रा है वो अलग अलग चेंज हो जाएगी, अलग अलग होगी, लेकिन औसतन भैंस एक पशु के आधार पर बात करें ना अपने, तो उसके आधार पर भैंस के दूध में औसतन 7.38% वसा पाई जाती है। उसके बाद भेड़, तो देखो भेड़ के दूध में 7 भेड़ के दूध में 7.90 यानी 7.90% क्या होती है, वसा होती है। ठीक है, उसके बाद बकरी, तो बकरी के दूध में 4.25% वसा होती है। ऊँटनी के दूध में जो वसा की मात्रा पाई जाती है वो कितनी होती है, 3.1%। तो यहाँ देखो सबसे ज़्यादा किसके दूध में वसा है, भेड़ के दूध में सर्वाधिक वसा है। इम्पोर्टेंट है, और इसके बारे में भी सुपरवाइजर में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन था किस पशु के दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है, तो वहाँ आंसर
भेड़ था, ठीक है। लेकिन लगभग स्टूडेंट्स ने आंसर है वो क्या किया था, भैंस किया था। क्यों? क्योंकि भैंस की एक बदावरी नस्ल है। कौन सी नस्ल? बदावरी। उसके दूध में वसा है वो कम से कम 12 और मैक्सिमम 14% होती है। औसतन बात करें तो कितने परसेंट? 13% उसके दूध में वसा पाई जाती है ना। तो भैंस की नस्ल हो गई ये बदावरी। तो नस्ल की बात करें तो बदावरी नस्ल में सर्वाधिक वसा होती है। लेकिन वहां पूछा था किस पशु के दूध में सर्वाधिक वसा होती है, तो आंसर अपना क्या आएगा? भेड़ आएगा। क्योंकि भेड़ के दूध में 7.90 है और भैंस के दूध में 7.38 है। तो अधिकतम किसके दूध में होगी? भेड़ के दूध में। ओके, तो भेड़ के दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है। वैसे बात करें तो और भी पशु हैं जिनके दूध में सर्वाधिक वसा होती है, जैसे हथीनी है ना, उनके दूध में, उसके दूध में सबसे ज़्यादा वसा पाई जाती है। लेकिन अपने ज़्यादा इन 5 पशुओं के बारे में पढ़ेंगे और इनसे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, गाय, भैंस, भेड़, बकरी और ऊँटनी। क्लियर है? तो ये हो गया अपना दूध में वसा की मात्रा, ठीक है। उसके बाद बात करें अपने नेक्स्ट, देखो हाँ भाई, तो एफए के अनुसार मैंने गाय के दूध में तो कम से कम 3.5% वसा बताई थी और ऐसा ने बताया था 8.5%। लेकिन उसी प्रकार बात करें ना अपने भैंस, भैंस का दूध वही है जिसमें कम से कम कितने परसेंट? 6% वसा हो और 9% क्या हो? एसएनएफ। तो एसएनएफ कितना होना चाहिए? 9%। और वसा कितनी होनी चाहिए? कम से कम 6%। तो ये तो वसा का क्राइटेरिया रहता है और ये एसएनएफ का क्राइटेरिया किसके अनुसार? एफए के अनुसार। क्लियर है? ठीक है, तो ये हो गया अपना वसा से संबंधित एफए का क्राइटेरिया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, अब दूध में जो वसा पाई जाती है वो कितनी है, उस वसा का अनुमापन यानी वसा की मात्रा का अपने को याद करनी है। तो उसके लिए एक विधि काम में लेते हैं जिसका नाम होता है गर्बर विधि। क्या नाम है उसका? गर्बर विधि। ये भी क्वेश्चन आया है सुपरवाइजर में 2 बार कि दूध में उपस्थित वसा का मापन या वसा का पता किस विधि से लगाया जाता है। तो किस विधि से लगाया जाता है? गर्बर विधि से लगाया जाता है, ठीक है। और आपको पूछ ले कि दूध में जो वसा है, ठीक है, उसकी मात्रा का अनुमापन किस उपकरण से किया जाता है। तो उपकरण काम में लिया जाता है भी, इस गर्बर विधि में एक उपकरण काम में लेते हैं जिसका नाम होता है ब्यूटाइरोमीटर। कौन सा मीटर? ब्यूटाइरोमीटर। तो ये ब्यूटाइरोमीटर है, ये उपकरण है, और गर्बर है वो क्या है? विधि है। क्लियर है ये चीज? तो दूध में उपस्थित वसा का पता लगाने के लिए गर्बर विधि काम में ली जाती है और उपकरण है वो कौन सा? ब्यूटाइरोमीटर काम में लिया जाता है। अब ब्यूटाइरोमीटर से कैसे अपने वसा का अनुमापन करते हैं, गर्बर विधि से कैसे अपने वसा का अनुमापन करते हैं, तो देखो, देखिए बच्चों, मैं रफली आपको ब्यूटाइरोमीटर का चित्र बनाकर बता रहा हूँ कैसे ज्ञात करते हैं। क्या आपने पढ़ा भी होगा? ये हो गया अपना ब्यूटाइरोमीटर। तो इसमें से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, क्या पूछते हैं? देखो, इसमें क्या होता है, ये ब्यूटाइरोमीटर है और यहाँ पर स्टॉपर की लगाते हैं, ठीक है ना। एक रबर की बनी हुई इस प्रकार की लॉक होती है, उसके ऊपर तांबे की लॉक होती है। इसको यहाँ पर सेट करके बंद कर देते हैं और फिर जो गर्बर मशीन होती है वो इस प्रकार की होती है। हम्म
इस प्रकार की गर्बर मशीन होती है गोल गोलाई में। यहाँ पर प्रकार से इसको मशीन से घुमाया जाता है। इसमें यहाँ खाने होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इन खानों में क्या करते हैं, इस ब्यूटारोमीटर को सेट किया जाता है। अब ब्यूटारोमीटर जैसे यहाँ लगा है ना, तो इसके सामने भी यहाँ लगाना जरूरी है। किसके लिए? संतुलन के लिए, बैलेंस के लिए। यहाँ लगाओगे तो इसके सामने भी होना चाहिए, चाहे खाली लगाओ, ठीक है। तो इस प्रकार से ब्यूटारोमीटर को इस गर्बर मशीन में सेट किया जाता है। अब सेट करने से पहले इसमें क्या क्या भरा जाता है, तो देखो ये ब्यूटारोमीटर है, इसके नीचे जो घुंडी है, इस घुंडी में सबसे नीचे सबसे पहले क्या भरते हैं, H2SO4 भरा जाता है, ठीक है। तेजाब, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल भरते हैं। उसके बाद यहाँ पर बीच में क्या भरा जाता है, दूध भरा जाता है। क्या भरा जाता है? दूध। और यहाँ पर सबसे ऊपर यहाँ भरते हैं C2H5OH यानी एथिल एल्कोहल। तो ये 3 पदार्थ हैं दूध में वसा का पता लगाने के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं। H2SO4, दूध और C2H5OH। क्लियर है? इनको कैसे भरना है, तो देखो भी तेजाब को नीचे क्यों भरा जाता है, तो इन तीनों पदार्थों को किसके आधार पर, आपेक्षिक घनत्व के आधार पर, किसके आधार पर, आपेक्षिक घनत्व के अकॉर्डिंग टू इनको भरा जाता है। सबसे ज्यादा आपेक्षिक घनत्व होता है H2SO4 यानी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का, कितना, 1.825। क्लियर है? ठीक है। अब H2SO4 की कितनी मात्रा प्रयोग की जाती है वसा ज्ञात करते टाइम, तो कितनी काम में लेते हैं, 10 ml, ठीक है। उसके बाद दूसरा दूध का अपेक्षिक घनत्व होता है 1.028 से 1.032, ठीक है। हाँ, गाय के दूध का अपेक्षित घनत्व 1.028 से 1.030 होता है और भैंस का होता है 1.030 से 1.032। तो औसतन दोनों पशुओं का 1.028 से 1.032, ओके। तो अब इसका अपेक्षित घनत्व है वो H2SO4 की तुलना में क्या है, कम है। तो सबसे नीचे अधिक अपेक्षित घनत्व वाला हो गया, उसके ऊपर दूध का कम अपेक्षित घनत्व है, इसलिए दूसरे नंबर पर अपन ने भर दिया। अब दूध की कितनी मात्रा काम में ली जाती है, तो देखो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। 10.75 ml काम में, तो तेजाब तो काम में लेती है अपन ने 10 ml और दूध काम में लिया जाता है 10.75 ml, ठीक है। इसके बाद एथिल एल्कोहल, तो एथिल एल्कोहल का अपेक्षित घनत्व होता है 0.81, ठीक है। तो सबसे कम अपेक्षित घनत्व किसका है, एथिल एल्कोहल, इसलिए सबसे ऊपर किसको भरा है अपने, एथिल एल्कोहल को। सबसे ज्यादा किसका है, H2SO4 को, इसलिए सबसे नीचे H2SO4। क्लियर? हाँ, अब एथिल एल्कोहल कितना भरा जाता है, तो इसकी मात्रा काम में ली जाती है 1 ml। कितनी मात्रा, 1 ml, ठीक है। तो इस प्रकार से इन तीनों पदार्थों को इस क्रम से भर लेते हैं। तो इसमें से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि दूध में वसा का अनुमापन करने के लिए दूध की कितनी मात्रा काम में लेते हैं, तो 10.75 ml। तेजाब कितना काम में लिया जाता है, 10 ml। कितना काम में लिया जाता है, 10 ml, है ना। और एथिल एल्कोहल काम में लिया जाता है 1 ml। क्लियर है? तो इन तीनों को इस क्रम में भरते हुए फिर भरने के बाद इसको स्टॉपर की लगाकर इसमें गर्बर मशीन में रखते हैं और गर्बर मशीन को जोर से मशीन के द्वारा या हाथ के द्वारा घुमाया जाता है। अब ये गर्बर मशीन है वो लगभग कितने चक्कर काटे, 1100 चक्कर प्रति मिनट काटती है ना। तो इस चक्कर यानी इस गति पर इस मशीन को कितने मिनट तक घुमाते हैं, 5 मिनट तक घुमाया जाता है। फिर 5 मिनट होते ही इसको बंद कर देते हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा कि जैसे घूमेगी ना, तो घूमने से इसके अंदर जो 3 पदार्थ बने हैं वो आपस में क्या होंगे, मिलेंगे। मिलने से तेजाब है वो दूध को जलाएगा यानी गर्म करेगा। तो गर्म करते ही दूध के अंदर जो वसा है वो क्या आएगी, ऊपर आएगी। तो दूध में जो वसा है उसमें यानी वसा को और H2SO4 को अलग करने का काम कौन कर देगा,
C2H5OH कर देगा। मतलब ये क्या बनाएगा, अवक्षेपण बनाएगा। क्या बनाएगा, अवक्षेपण। क्या बनाएगा भाई, अवक्षेपण। तो अवक्षेपण के रूप में ये दूध को तो नीचे भेज देगा यहाँ पर, और वसा है वो यहाँ पर आ जाएगी। तो वसा ज्ञात करते टाइम क्या करना होगा कि इस गुंडी पर यहाँ से 0 से लेकर ऊपर 10 तक इस प्रकार से अंक लगे होते हैं। तो जिस बिंदु के सामने जैसे वसा आकर रुकती है ना, वो दूध में उपस्थित वसा की मात्रा होती है। जैसे 0 से 10 के बीच में मान लो ये 5 पर रुक गई, तो दूध में वसा की मात्रा कितने % है, 5%। ओके, तो इस प्रकार से दूध में वसा की मात्रा का अनुमापन गर्बर विधि के द्वारा और ब्यूटाइरोमीटर उपकरण की सहायता से किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया अपना वसा। तो दूध के अवयव में अपने पढ़ा पहला जल और दूसरा पढ़ लिया अपने वसा। ठीक है, हाँ नेक्स्ट देखिए। हाँ भाई, तो दूध में जो वसा का अनुमापन है अपने करते हैं, तो वो अपन ने इसके आधार पर ब्यूटाइरोमीटर के आधार पर अपन ने कर लिया। इसके बाद एक चीज और, जो दूध में पाई जाने वाली जो वसा होती है या वसा है, उस वसा का जो अपेक्षित घनत्व होता है वो होता है 0.93। ठीक है, वसा का अपेक्षित घनत्व कितना होता है, 0.93 होता है। ठीक है, तो ये अपना हो गया वसा। नेक्स्ट वसा के बाद था अपना SNF। कौन सा था, SNF। ठीक है, तो देखो भाई, तीसरा अवयव अपन ने पढ़ा था SNF। SNF का पूरा नाम होता है सॉलिड नॉट फैट। सॉलिड नॉट फैट मतलब दूध में पाए जाने वाले, दूध में पाए जाने वाले वे ठोस पदार्थ जिनमें वसा नहीं पाई जाती है क्या कहलाते हैं, SNF कहलाते हैं। SNF किसे कहेंगे, दूध में पाए जाने वाले वे ठोस पदार्थ जिनमें वसा नहीं पाई जाती है क्या कहलाते हैं, SNF कहलाते हैं। ठीक है, SNF की जो मात्रा है वो दूध की शुद्धता को बताती है। ठीक है, तो दूध में जो SNF पाया जाता है वो पशुओं की जाति के आधार पर अलग अलग होता है। जैसे गाय का दूध है, तो गाय के दूध में 9.25% क्या पाया जाता है, 9.25% क्या पाया जाता है, SNF पाया जाता है। उसके बाद यदि आप देखो भैंस, तो भैंस के दूध में 9.86% क्या होती है, SNF होती है। उसके बाद भेड़, तो भेड़ के दूध में 11.39% SNF होता है। बकरी, तो बकरी के दूध में 7.75% SNF पाया जाता है। ऊँटनी, तो ऊँटनी के दूध में 10.4% SNF पाया जाता है। तो ये विभिन्न पशुओं के दूध में SNF की मात्रा। अब देखो सबसे ज़्यादा किसके दूध में SNF है, भेड़ के दूध में सर्वाधिक SNF है 11.39%। क्लियर है, तो ये हो गया SNF की मात्रा। नेक्स्ट देखिए, SNF से संबंधित जो पदार्थ होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे अब दूध में कौन कौन से SNF होते हैं देखो,
दूध के अंदर जो एसएनएफ पाया जाता है वो अलग अलग भागों में बंटे होते हैं। जैसे पहला हो गया लैक्टोज, दूसरा हो गया नाइट्रोजन युक्त पदार्थ, तीसरा हो गया खनिज लवण, चौथा घुलनशील गैस या गैसें, पांचवा विभिन्न प्रकार के दूध में उपस्थित बैक्टीरिया, छठा हो गया विटामिन। ठीक है, तो ये 6 जो पदार्थ हैं वो क्या होते हैं, एसएनएफ होते हैं। 6 पदार्थ एसएनएफ बनाते हैं। तो सबसे पहला हो गया अपना लैक्टोज। तो देखो लैक्टोज क्या है, लैक्टोज, लैक्टोज को दुग्धम भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, दुग्धम भी कहा जाता है। ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है लैक्टोज को क्या कहते हैं, तो दूध में लैक्टोज क्या कहलाता है, दुग्धम कहलाता है। ये दुग्धम है या लैक्टोज है वो एक प्रकार का क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट है। अब कार्बोहाइड्रेट है, ये कैसा कार्बोहाइड्रेट है, डाइसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। कैसा कार्बोहाइड्रेट है, डाइसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। डाइसेकेराइड का मतलब होता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट के कितने अणु उपस्थित हो, तो कौन कौन से, जैसे देखो लैक्टोज जो बनता है, लैक्टोज डाइसेकेराइड है एक, डाइसेकेराइड कैसे है, देखो लैक्टोज का जो निर्माण होता है वो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से होता है। ग्लूकोज प्लस में गैलेक्टोज से मिलकर बनता है ये। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6 प्लस में गैलेक्टोज का सूत्र भी क्या होता है, C6H12O6। मतलब गैलेक्टोज भी मोनोसेकेराइड है और ग्लूकोज भी मोनोसेकेराइड है। तो ये दोनों C6H12O6 प्लस C6H12O6 ये दोनों मिलेंगे तो इससे क्या होगा, C12H22 और O11 और जल का क्या हो जाएगा यहाँ पर अपघटन, यानी जल बाहर निकल जाता है। तो ये जल बाहर निकल गया, ये क्या बन गया, लैक्टोज। क्या बन गया ये, लैक्टोज, C12H22O11। तो इस प्रकार से दूध में लैक्टोज का निर्माण होता है, किन से, ग्लूकोज प्लस में गैलेक्टोज से मिलकर। ओके, तो अब कह सकते हैं अपने एक ग्लूकोज है ना, एक कार्बोहाइड्रेट, एक गैलेक्टोज, दोनों मिले तो 2 हो गए, इसलिए ये क्या कहलाया, डाइसेकेराइड कहलाया। ठीक है, अब दूध में जो लैक्टोज की मात्रा है वो कितने % होती है, 3 से 5% लैक्टोज है वो दूध में पाया जाता है। ठीक है, लैक्टोज है वो दूध की एक क्या है, दुग्ध शर्करा होती है। क्या होती है ये, दुग्ध की शर्करा होती है। और शर्करा का स्वाद है वो कैसा होता है, मीठा होता है ना, यानी शर्करा उसी को कहते हैं जो मीठी होती है। क्लियर है, तो दूध में जो लैक्टोज शर्करा है ना, इस शर्करा के कारण दूध का स्वाद क्या होता है, मीठा होता है। दूध का स्वाद मीठा किसके कारण होता है, लैक्टोज के कारण होता है। किसके कारण होता है, लैक्टोज। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट अपने देखो बात करें
तो दूध का स्वाद मीठा किसके कारण हुआ? लैक्टोज के कारण हुआ। किसके कारण हुआ? लैक्टोज के कारण। ठीक है। इसके बाद देखो दूध में देखो एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है कोटा में, एयू कोटा, उसमें सुपरवाइजर में क्वेश्चन आया था कि गाय की जर्सी जो नस्ल है, जर्सी नस्ल, उसके दूध में कितना % लैक्टोज होता है? तो देखो गाय की जर्सी नस्ल है, उसके दूध में 4.93% क्या होता है? लैक्टोज पाया जाता है। ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, एग्रीकल्चर सुपरवाइज का पेपर हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा। ठीक है। उसके बाद बात करें अपने गाय की साहिवाल जो नस्ल है ना, साहिवाल, ठीक है, उसमें, और एक गाय की विदेशी नस्ल है जिसका नाम होता है, गाय की विदेशी नस्ल होती है ब्राउन स्विस, स्विट्जरलैंड की है ये ब्राउन स्विस। इसके दूध में और इसके दूध में, दोनों के दूध में 5.04% क्या पाई जाती है? लैक्टोज पाई जाती है। इसलिए गाय की देसी नस्लों में सबसे ज़्यादा मीठा दूध किस नस्ल का? साहिवाल का। और विदेशी नस्लों में सबसे मीठा दूध ब्राउन स्विस का होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि किस गाय की किस नस्ल का दूध सर्वाधिक मीठा होता है? तो साहिवाल और ब्राउन स्विस का होता है। लेकिन जर्सी के दूध में लैक्टोज है वो 4.93% होता है। ओके, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट एक और देखो। अब गाय के दूध में या भैंस के दूध में, भेड़ के दूध में लैक्टोज है वो अलग अलग होगा, लेकिन मैंने सामान्यतः बताया था 3 से 5% क्या होता है? दूध में लैक्टोज होता है। लेकिन पशु की जाति के अनुसार दूध में लैक्टोज की मात्रा अलग अलग हो जाती है। वो कैसे? जैसे देखो गाय है तो उसके दूध में 4.96% क्या होता है? लैक्टोज होता है। भैंस है तो भैंस के दूध में 5.48% लैक्टोज होता है। भेड़ है तो उसके दूध में 4.81% लैक्टोज होता है। बकरी है तो इसके दूध में 4.27% लैक्टोज होता है। ऊँटनी है तो इसके दूध में कितने % लैक्टोज होता है? ऊँटनी के दूध में लैक्टोज 3.26%। ये तो होता है NCERT के अकॉर्डिंग टू। वैसे ऊँटनी के दूध में कितना % लैक्टोज पाया जाता है? 5.6% लैक्टोज होता है। ठीक है। लेकिन अपने NCERT वाला सही मानेंगे तो 3.26% है वो ऊँटनी के दूध में लैक्टोज होता है। तो अब देखो किसके दूध में NCERT बुक के अकॉर्डिंग टू भैंस के दूध में सबसे ज़्यादा क्या है? लैक्टोज है 5.48। वैसे किसके दूध में होता है? ऊँटनी के दूध। क्लियर है? ठीक है। तो ये हो गया अपना लैक्टोज प्रतिशत दूध में। इसके बाद मैंने बताया नहीं आपको पहले कि लैक्टोज एक ऐसा पदार्थ है जो दूध में सबसे कम घटता बढ़ता है, सबसे कम घटने और वह बढ़ने वाला तत्व है, बढ़ने वाला अवयव है। वो कौन सा है? लैक्टोज है। लेकिन वसा सबसे ज़्यादा घट और बढ़ रहा था, लेकिन लैक्टोज सबसे कम घटता बढ़ता है। मतलब गाय को या भैंस को, यानी किसी भी पशु को अपने चाहे चीनी खिला दें तो भी दूध उतना ही मीठा निकलेगा जितना पहले निकल रहा था। और चाहे उसको कोई भी कड़वी चीज़ दे दें, जैसे तुम्बा खिला दें, तो भी दूध उतना ही मीठा निकलेगा जैसे पहले निकल रहा था, मतलब खारा नहीं होगा। ओके। तो सबसे कम घटने और बढ़ने वाला अवयव है वो कौन है? लैक्टोज। ओके। तो ये हो गया अपना लैक्टोज। अब एक चीज और देखो, एक चीज कि जो लैक्टोज होता है ना दूध में,
लैक्टोज, उसका जो अपेक्षिक घनत्व है, अपेक्षिक घनत्व है वो कितना होता है 5.500। तो दूध में पाए जाने वाले जो लैक्टोज है उसका अपेक्षिक घनत्व होता है 5.500। ओके, तो ये हो गया अपेक्षिक घनत्व है लैक्टोज का। उसके बाद बात करें अपने हाँ नेक्स्ट लैक्टोज, लैक्टोज कंप्लीट। लैक्टोज के बाद दूसरा अभी अपन ने अवयव पढ़ा था, देखो मैंने यहाँ बताया था लैक्टोज के बाद नाइट्रोजन युक्त पदार्थ, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ। तो नाइट्रोजन युक्त पदार्थों में कौन कौन से होते हैं, देखो नाइट्रोजन युक्त पदार्थों में कौन कौन से होंगे, पदार्थ। तो दूध में दो प्रकार के नाइट्रोजन युक्त पदार्थ पाए जाते हैं। एक तो होता है प्रोटीन युक्त पदार्थ और दूसरा होता है प्रोटीन रहित, प्रोटीन रहित नाइट्रोजन युक्त पदार्थ, ये प्रोटीन युक्त। ठीक है, तो इसमें तो सामान्यतः क्या रखी जाती है, प्रोटीन रखी जाती है। अब दूध में जो प्रोटीन है वो कितने प्रकार की पाई जाती है, दूध में दो प्रकार की क्या पाई जाती है, प्रोटीन होती है। कौन कौन सी, एक होती है केसिन प्रोटीन और दूसरी होती है वे प्रोटीन। ठीक है, अब वे प्रोटीन भी कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। कौन कौन सी होती है, एक तो होती है एल्ब्यूमिन, ठीक है, और एक होती है लैक्टोग्लोब्यूमिन, एल्ब्यूमिन और लैक्टोग्लोब्यूमिन, ये दो प्रकार की प्रोटीन है वो किस में पाई जाती है, वे प्रोटीन है वो दो प्रकार की दूध में पाई जाती है, एल्ब्यूमिन और लैक्टोग्लोब्यूमिन। अंडे की जो प्रोटीन होती है वो भी एल्ब्यूमिन होती है। ठीक है, तो एक एल्ब्यूमिन दूसरी लैक्टोग्लोब्यूमिन, क्लियर। हाँ, अब आ जाओ अपने नंबर एक केसिन प्रोटीन। ठीक है, तो केसिन प्रोटीन है वो दूध की मुख्य प्रोटीन है। अब एक चीज देखिए पहले, दूध में जो प्रोटीन होती है वो कितने परसेंट होती है, 3 से लेकर 5% तक क्या पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है। दूध में जो प्रोटीन होती है 3 से 5%, उसका 80% क्या होती है, अकेली केसिन प्रोटीन होती है। ठीक है, तो मुख्य रूप से दूध की जो प्रोटीन है या मुख्य प्रोटीन है वो कौन सी है, केसिन प्रोटीन है। ठीक है, दूध की मुख्य प्रोटीन क्या होती है, केसिन होती है, जो कितने परसेंट होती है, कुल प्रोटीन का 80% होती है। केसिन प्रोटीन के कारण ही दूध में क्या आती है, प्राकृतिक पायसन आती है। दूध में प्राकृतिक पायसन है वो किसके कारण आती है, केसिन प्रोटीन के कारण ही आती है। पायसन अभी मैंने बताया था वसा वाले टॉपिक में कि जब अपने किसी भी पात्र में दो अलग अलग अपेक्षिक घनत्व वाले पदार्थ डालते हैं तो जो कम अपेक्षिक घनत्व वाला पदार्थ है वो कहाँ जाता है, ऊपर आ जाता है। तो दूध में जो वसा है या प्रोटीन है वो किसके कारण है, केसिन प्रोटीन के कारण कहाँ तैरेगी, दूध के ऊपरी भाग में रहेगी हमेशा। इस क्रिया को प्राकृतिक पायसन कहते हैं। ये प्राकृतिक पायसन है वो किसकी वजह से आती है, केसिन प्रोटीन की वजह से आती है। ठीक है, हाँ, इसके बाद देखो गाय के दूध में केसिन प्रोटीन कितने परसेंट होती है, गाय के दूध में केसिन प्रोटीन 3% पाई जाती है और भैंस है उसके दूध में 4.3% केसिन प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है,
तो अब भैंस के दूध में केसिन प्रोटीन की मात्रा क्या है, ज़्यादा है, इसलिए भैंस का जो दूध है उसका रंग कैसा होता है, सफ़ेद होता है। भैंस का दूध कैसा होता है, किस रंग का होता है, सफ़ेद होता है। किस प्रोटीन के कारण है, केसिन प्रोटीन के कारण, ठीक है। लेकिन गाय का दूध है वो पीला होता है, वो आगे मैं बताऊंगा कारण क्या है उसका, ठीक है। हाँ, तो केसिन प्रोटीन है वो भैंस के दूध में ज़्यादा होती है, कितने परसेंट, 4.3% होती है, जिसकी वजह से भैंस का जो दूध है वो किस रंग का हो जाता है, सफ़ेद हो जाता है। ओके, ठीक है। उसके बाद वे प्रोटीन, एल्ब्यूमिन और लैक्टोग्लूबिन। दूध में जो वे प्रोटीन होती है वो सबसे ज़्यादा कौन सी पाई जाती है, लैक्टोग्लूबिन होती है। और दूध में जो प्रोटीन होती है उसकी मात्रा कितने परसेंट होती है, 20%। तो 20 ये हो गई, 80 ये हो गई, तो हो गई 100%, मतलब 3 से 5% का 20% है वो वे प्रोटीन हो। ओके, तो ये हो गई प्रोटीन युक्त पदार्थों में केसिन प्रोटीन और वे प्रोटीन, ठीक है। अब आगे देखो एक चीज़ और, कि दूध में 3 से 5% क्या होती है, प्रोटीन होती है। दूध में जो प्रोटीन पाई जाती है वो किसके रूप में होती है, पाइस के रूप, किसके रूप में पाई जाती है, पाइस, पहले बताया था मैंने ये पाइस। तो दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन किस रूप में, पाइस रूप में पाई जाती है। उसके बाद दूध में बफर वैल्यू, दूध में बफर वैल्यू किसकी वजह से होती है, प्रोटीन की वजह से होती है। दूध में बफर वैल्यू किसकी वजह से होती है, प्रोटीन की वजह से होती है। बफर का मतलब आप जानते हो, बफर सॉल्यूशन आपने पढ़ा है कि ऐसा विलयन जिसमें अति सूक्ष्म मात्रा में अम्ल और क्षार मिलाने से उसकी पीएच पर कोई भी क्या नहीं पड़ता, प्रभाव नहीं पड़ता, उसको बफर विलयन कहते हैं। ऐसे गुण को बफर गुण कहा जाता है। बफर गुण है वो किसके कारण आता है, दूध में प्रोटीन की वजह से आता है। क्लियर है। उसके बाद दूध में जो प्रोटीन होती है उस प्रोटीन का जो किण्वन होता है, किण्वन वो किसके कारण होता है, किण्वन, किण्वन का मतलब होता है जटिल कार्बनिक पदार्थ का सूक्ष्म जीवों की सहायता से सरल कार्बनिक पदार्थ में टूटना, वो होता है किण्वन, ठीक है। तो दूध में जो प्रोटीन है उसका किण्वन है, एक तो होता है बेसिलस सबटिलस जीवाणु, बेसिलस सबटिलस, और दूसरा होता है सुडोमोनास फ्लूरोसेंस, सुडोमोनास फ्लूरोसेंस। इस जीवाणु की वजह से, इन दोनों जीवाणुओं की वजह से प्रोटीन है उसका किण्वन होता, ठीक है। तो ये हो गई प्रोटीन। इसके बाद देखो नेक्स्ट, दूध में जो प्रोटीन है दूध में जो प्रोटीन है वो प्रोटीन केसिन और वे प्रोटीन दो प्रकार की थी, लेकिन दूध के अंदर एक प्रोटीन पाई जाती है जिसका नाम होता है इलास्टिन। इलास्टिन प्रोटीन जो दूध में पाई जाती है वो इलास्टिन प्रोटीन है उसका दूध में पाचन नहीं होता है। मतलब दूध में पाई जाने वाली कौन सी प्रोटीन का पाचन नहीं कर सकते अपने, इलास्टिन प्रोटीन का पाचन नहीं कर सकते, ठीक है। दूध में जो प्रोटीन का निर्माण होता है वो किसके कारण होता है, दूध में पाए जाने वाले जो अमीनो एसिड हैं, अमीनो एसिड हैं वो किसका निर्माण करेंगे, प्रोटीन का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो दूध में अमीनो अम्ल है वो प्रोटीन का निर्माण करते हैं। दूध में जो प्रोटीन पाई जाती है उसमें क्या पाई जाती है, नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन युक्त पदार्थ ही, नाइट्रोजन है वो क्या बनाता है, दूध में अमीनो अम्ल बनाता है, और अमीनो अम्ल है वो क्या बनाता है, प्रोटीन। तो दूध में जो नाइट्रोजन है उसकी मात्रा 0.5% होती है। ये एओ एग्जाम 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है कि दूध में नाइट्रोजन कितने परसेंट होती है, तो 0.5% नाइट्रोजन पाई जाती है। लेकिन आपको पूछ ले अमोनिया कितने परसेंट होती है, तो दूध में अमोनिया की मात्रा है यानी NH3 की मात्रा, NH3 अमोनिया की मात्रा है वो 0.5 से लेकर
1% क्या पाई जाती है, अमोनिया पाई जाती है। ठीक है, लेकिन दूध में कौन सी प्रोटीन, इलास्टिन प्रोटीन है, उसका पाचन नहीं होता है। ओके, हाँ। उसके बाद नेक्स्ट, दूध में जो प्रोटीन की मात्रा थी वो औसतन तो मैंने बताई थी 3 से 5% होती है, लेकिन पशुओं की जाति के अनुसार अलग अलग हो जाती है। जैसे गाय के दूध में 3.58% क्या होती है, प्रोटीन होती है। भैंस है उसके दूध में 3.60% प्रोटीन होती है। भेड़ है उसके दूध में 5.23% प्रोटीन होती है। बकरी है तो उसके दूध में 3.52 यानी 3.52% प्रोटीन होती है। ऊँटनी ऊँटनी तो ऊँटनी के दूध में आपको 3% क्या मिलेगी, प्रोटीन मिलेगी। 3% क्या मिलेगी आपको, ऊँटनी के दूध में प्रोटीन मिलेगी। ठीक है ना, लेकिन ये एनसीईआरटी के बुक में आपको है ना अलग मिल सकती है। एनसीईआरटी बुक वाला ही अपने को सही मानना है। तो एनसीईआरटी के बुक में कितना % प्रोटीन दिया गया है ऊँटनी के दूध में, 4%। तो ये याद करना है, ये याद नहीं करना। ओके, तो ऊँटनी के दूध में 4% क्या पाई जाती है, प्रोटीन। तो सबसे ज़्यादा किसके दूध में प्रोटीन है, भेड़ के दूध में सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है, 5.23%। तो ये हो गया अपना प्रोटीन का टॉपिक। नेक्स्ट बात करें अपने हाँ भाई, तो नाइट्रोजन युक्त पदार्थों में अपने पढ़ लिया था, प्रोटीन हो गई। प्रोटीन के बाद यहाँ पर एक रह गया था टॉपिक अपना, प्रोटीन रहित पदार्थ। तो दूध में 2 प्रकार के ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें क्या नहीं होती, प्रोटीन नहीं होती। जैसे कौन सा, एक तो होता है पेप्टोज और एक होता है प्रोटीएज। ये क्या होता है, प्रोटीएज। तो पेप्टोज और प्रोटीएज 2 ऐसे पदार्थ हैं दूध में जिनमें क्या नहीं होती, प्रोटीन नहीं पाई जाती है। तो प्रोटीन रहित पदार्थ 2 हो गए, पेप्टोज और प्रोटीएज। तो ये हो गया अपना नाइट्रोजन युक्त पदार्थ। उसके बाद देखो नेक्स्ट, अपना नेक्स्ट टॉपिक है खनिज लवण। ठीक है, तो दूध में खनिज लवण, ठीक है। तो देखो दूध में जो भी खनिज लवण है उसकी मात्रा मैं अभी बता रहा हूँ आपको कितने कितने % होती है। दूध में जो खनिज लवण है, खनिज लवण, ठीक है, दूध में खनिज लवण है 0.7 से 0.9% क्या पाया जाता है, खनिज लवण पाया जाता है। लगभग कितना % हो गया, ये 1% हो गया। ठीक है, दूध में टोटल खनिज लवणों की मात्रा है कितनी होती है, 20। वैसे 21 मानी जाती है अपने शरीर के लिए आवश्यक, लेकिन दूध में कितने खनिज लवण होते हैं, 20 होते हैं। लेकिन 21वां कौन सा नहीं होता वो अभी बताऊंगा मैं। देखो दूध में सामान्यतः 0.7 से 0.9% क्या पाया जाता है, खनिज लवण पाया जाता है, जिसमें सबसे ज़्यादा मात्रा होती है किसकी, कैल्शियम की। उसके बाद किसकी होती है, फास्फोरस की। और उसके बाद होती है मैग्नीशियम की। तो सबसे ज़्यादा दूध में क्या पाया जाता है, कैल्शियम, जिसकी मात्रा दूध में 0.12 से 0.14% पाया जाता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा क्या हो गया दूध में, कैल्शियम हो गया। दूसरा फास्फोरस है, दूध में 0.09 से 0.11% होता है। मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम होता है 0.03 से 0.04% मैग्नीशियम दूध में पाया जाता है। तो इनमें, इनके अलावा दूध में जैसे कॉपर, आयोडीन, मैग्नीज, है ना, सिलिकॉन, वेनेडियम, ये सारे के सारे टोटल जो खनिज है वो टोटल 20 होते हैं। लेकिन इन 20 में से ज़्यादातर पूछा जाता है सबसे ज़्यादा कौन सा होता है, तो कैल्शियम पाया जाता है। ठीक है, तो कैल्शियम की मात्रा इतनी होती है, मतलब आप 100 ग्राम दूध पियोगे, ठीक है, तो आपको लगभग कितना, 119 मिलीग्राम
क्या मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा। कितना कैल्शियम है, मिलीग्राम में पूछ ले तो 119 मिलीग्राम होता है प्रति 100 ग्राम दूध में। परसेंटेज में पूछ ले तो 0.12 से 0.14% कैल्शियम दूध में पाया जाता है। लेकिन देखो, मैंने बताया था शरीर के लिए टोटल खनिजों की आवश्यकता 21 होती है, लेकिन दूध में कितने, 20 होते हैं। अब एक कौन सा नहीं होता, तो आयरन नहीं होता है। कौन सा नहीं होता, आयरन। आयरन की मात्रा दूध में नाम मात्र होती है। मतलब कितने, आप 100 ग्राम दूध पियोगे तो 0.05 से लेकर 0.07 मिलीग्राम mg प्रति 100 ग्राम दूध में होता है। तो मतलब बहुत रेयर केस में है, ये रेयर मात्रा में है। तो रेयर मात्रा में होने के कारण आयरन को हमेशा दूध में क्या माना जाता है, अब्सेंट यानी अनुपस्थित माना जाता है। ठीक है, तो दूध में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है। तो दूध में कौन सा तत्व नहीं होता, आयरन नहीं पाया जाता। ठीक है, क्लियर है। हाँ, तो औसतन दूध में 0.7 से 0.9% क्या था, खनिज लवण था। लेकिन पशुओं की जाति के अनुसार ये मात्रा है वो अलग अलग हो जाती है। जैसे जैसे गाय का दूध है तो उसमें 0.71% क्या होता है, खनिज लवण होता है। आप भैंस का दूध पियोगे तो उसमें 0.78% आपको क्या मिलेगा, खनिज लवण। भेड़ का दूध देखोगे तो उसमें 0.90% क्या होता है, खनिज लवण होता है। बकरी का दूध बात करें अपने तो इसके दूध में 0.86% क्या होता है, खनिज लवण होता है। ऊँटनी का दूध देखोगे तो उसमें 0.8% खनिज लवण है वो पाया जाता है। तो पशुओं की जाति के अनुसार खनिजों की मात्रा है वो क्या हो जाती है, अलग अलग हो जाती है। ठीक है, ये हो गया अपना खनिज लवण। तो अपन ने देखो सबसे पहले क्या पढ़ा था, अपने एसएनएफ में लैक्टोज पढ़ा था। दूसरा अपन ने पढ़ा था प्रोटीन। तीसरा अपन ने पढ़ लिया खनिज लवण, खनिज लवण। तो दूध में लैक्टोज जो प्रोटीन है, खनिज है, इन तीनों का जो आपेक्षिक अनुपात होता है, आपेक्षिक अनुपात होता है, इन तीनों की मात्रा के आपेक्षिक अनुपात को क्या कहते हैं, विथ अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं, विथ अनुपात कहते हैं। जो कितना होता है, 13:9:2 होता है। मतलब 13 तो क्या होता है, 13 लैक्टोज, 9 प्रोटीन और खनिज लवण 2। तो 13:9:2 है वो विथ अनुपात होता है। विथ अनुपात होता क्या है, लैक्टोज प्रोटीन और खनिज लवण के अपेक्षिक अनुपात को विथ अनुपात कहते हैं। क्लियर है, ये हो गया अपना खनिज लवण। तो खनिज लवण में से क्वेश्चन क्या आता है कि कौन सा नहीं पाया जाता, तो आयरन नहीं पाया जाता। सबसे ज्यादा क्या होता है, तो कैल्शियम होता है। ठीक है, तो ये बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपना देखो, अपन ने खनिज लवण कर लिया। खनिज लवण के बाद नेक्स्ट अपने घुलनशील गैसें। तो घुलनशील गैसें देखो, दूध में कौन कौन सी गैसें होती है, CO2 होती है, ऑक्सीजन होती है, हाइड्रोजन गैस पाई जाती है ना। तो ये तीनों दूध में घुली हुई होती है। ठीक है, तीसरा नेक्स्ट आगे जो बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया दूध में लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस बुल्गेरिकस, लैक्टोबैसिलस बुल्गेरिकस, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, बेसिलस सबटिलस, ये बहुत सारे जीवाणु है वो दूध में पाए जाते हैं। ठीक है, इनके बाद नेक्स्ट विटामिन। तो नेक्स्ट देखिए,
विटामिन, तो दूध में विटामिन है वो कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की अपन ने पढ़ी थी पहली। एक तो अपन ने वसा से संबंधित पदार्थों में पढ़ी थी और एक अपने पढ़ रहे हैं एसएनएफ में। तो विटामिन है वो घुलनशीलता के आधार पर कितने प्रकार की होती है? घुलनशीलता के आधार पर 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक तो जल विलय, ठीक है, और एक होती है वसा विलय। वसा विलय वाली थी वो अपन ने पढ़ी थी वसा से संबंधित पदार्थों में, और जल विलय विटामिन है वो अपने पढ़ रहे हैं किसमें? एसएनएफ। क्लियर है? हाँ, जल विलय विटामिन होती है वो 2 होती है, एक तो विटामिन बी और एक विटामिन सी। लेकिन एच विटामिन होती है वो भी जल विलय होती है, लेकिन दूध में एच विटामिन नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट वसा विलय। तो वसा विलय, हाँ, ये एच विलय जो मतलब मैंने बताया ना एच विटामिन, ये रेयर किस में होती है, तो इसलिए मतलब इसको ज़्यादा तरजीह नहीं दी जाती। तो एच को छोड़ दो, आप जल विलय में याद रखो 2 होती है दूध में, विटामिन बी और विटामिन सी। वसा विलय विटामिन अपन ने अभी पढ़ी थी वसा से संबंधित पदार्थों में विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन ए, 4 होती है। अब देखिए जल विलय जो विटामिन है उनमें जो विटामिन सी है ना वो दूध में बहुत बहुत कम मात्रा में होती है, रेयर मात्रा में पाई जाती है, जिसकी मात्रा कितनी मानी जाती है दूध में? ये आप यदि 100 मिलीग्राम दूध लोगे तो आपको 0.94 अल्ट्राग्राम क्या मिलेगी? विटामिन सी मिलेगी। ठीक है, तो बहुत कम मात्रा में है, इसलिए दूध में विटामिन सी क्या मानी जाती है? अनुपस्थित मानी जाती है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि दूध में कौन सी विटामिन नहीं पाई जाती, तो दूध में विटामिन सी नहीं पाई जाती। ठीक है, उसके बाद देखो वसा विलय विटामिन। तो वसा विलय विटामिन है वो 4 प्रकार की, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के यानी अडेक। ओके, तो वसा विलय विटामिन में दूध में सबसे ज्यादा विटामिन पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है? दूध में कौन सी विटामिन सबसे ज्यादा होती है? सबसे ज्यादा पाई जाने वाली जो विटामिन है वो कौन सी है? विटामिन ए होती है। जो कितने % होती है? तो देखो यदि आप 100 ग्राम दूध पी रहे हो तो इसका, जैसे गाय का 100 ग्राम दूध पियो तो आपको कितनी विटामिन ए मिलेगी? 126 मिलीग्राम विटामिन ए मिलेगी। यदि आप किसका दूध पी रहे हो? 100 ग्राम भैंस का पी रहे हो, ठीक है, तो आपको 178 मिलीग्राम क्या मिलेगी? विटामिन ए प्राप्त होगी। तो भैंस के दूध में विटामिन ए सर्वाधिक होती है गाय की तुलना में। ठीक है, तो दूध में सबसे ज़्यादा कौन सी विटामिन पाई जाती है? ए पाई जाती है। उसके बाद डी होती है, उसके बाद ई, ए, और सबसे कम मात्रा में पाई जाती है वो सी पाई जाती है, जिसको अपने अनुपस्थित। ठीक है, तो विटामिन ए नेक्स्ट आपने देखें, तो विटामिन ए है वो गाय के दूध में किस रूप में होती है? कैरोटीन रूप में होती है। किस रूप में होती है? गाय के दूध में विटामिन ए किस रूप में होती है? कैरोटीन के रूप में, कैरोटीन के रूप में पाई जाती है। किस रूप में पाई जाती है? कैरोटीन रूप में पाई जाती है। ओके, अब कैरोटीन की वजह से ही गाय का जो दूध है, गाय का दूध और घी, ये दोनों क्या होते हैं? पीले रंग के होते हैं। कैसे रंग के? पीले। तो गाय के दूध का और घी का पीला रंग है वो किसके कारण होता है? कैरोटीन की वजह से होता है। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो गाय का दूध और घी पीला किसके कारण होता है? कैरोटीन
के कारण होता है। कैरोटीन विटामिन है, ए का दूसरा नाम है। तो गाय के दूध में विटामिन ए कैरोटीन के रूप में होती है, इसलिए गाय का दूध है वो क्या होता है, पीला होता है। गाय का घी है वो पीला होता है। लेकिन एक चीज और देखो, गाय के दूध में कैरोटीन तो होती है पीले रंग के लिए उत्तरदायी, लेकिन गाय के दूध में एक वर्णक और पाया जाता है जिसका नाम होता है जेंथोफिल। कौन सा वर्णक है, जेंथोफिल वर्णक पाया जाता है। इस जेंथोफिल वर्णक की वजह से भी गाय का दूध और घी है वो कैसा होता है, पीला होता है। तो गाय के दूध में कैरोटीन विटामिन ए हो गई, और कौन सा वर्णक होता है, जेंथोफिल, जिसकी वजह से दूध और घी का रंग पीला होता है। लेकिन भैंस के दूध के अंदर कौन सा वर्णक नहीं होता, जेंथोफिल वर्णक नहीं पाया जाता। इसकी वजह से भैंस का दूध पीला नहीं होता, पीला नहीं होता, कैसा होता है, सफ़ेद। और अभी बताया था सफ़ेद क्यों होता है, क्योंकि उसके दूध में कौन सी प्रोटीन होती है, केसिन प्रोटीन अधिक होती है, और जेंथोफिल वर्णक बिल्कुल नहीं पाया जाता है, इसलिए उसका दूध है वो सफ़ेद रंग का होता है। ओके, ये हो गया अपना विटामिन। उसके बाद नेक्स्ट बात करें अपने, हाँ, गाय और ऊँटनी के दूध का महत्व। तो देखो भाई, गाय और ऊँटनी के दूध का महत्व, पहले अपने गाय का दूध का महत्व पढ़ रहे हैं। तो गाय के दूध में क्या क्या होता है, गाय के दूध में एक तो होता है कंजुगेटेड लिनोलिक एसिड। कंजुगेटेड लिनोलिक एसिड, कंजुगेटेड का मतलब होता है कि दूध में जो लिनोलिक एसिड है, अम्ल है, उस अम्ल के बीच कार्बन और ऑक्सीजन, इन दोनों के बीच कैसा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। इसलिए जिसके बीच डबल बॉन्ड होता है उसको कंजुगेटेड या सहयुग्मी कहा जाता है। ठीक है, तो लिनोलिक एक सहयुग्मी या कंजुगेटेड अम्ल होता है। ये अम्ल क्या होता है, कैंसर प्रतिरोधी भी होता है। ठीक है, और धमनी में जो रक्त का जमाव होता है ना, उस रक्त के जमाव को भी रोकता है। धमनी में रक्त के जमाव को रोकता है। कौन रोकता है, कंजुगेटेड लिनोलिक एसिड। ठीक है, तो ये गाय के दूध में पाया जाता है। अब गाय के दूध में कंजुगेटेड लिनोलिक एसिड है, इसकी मात्रा होती है 1.2 से 1.4 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम दूध। ओके, तो ये हो गया कंजुगेटेड लिनोलिक एसिड। उसके बाद बात करें अपने दूसरा, गाय के दूध में एक होता है सेरेब्रोसाइड। क्या पाया जाता है, सेरेब्रोसाइड, और साथ में इसके होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। क्लियर है, तो सेरेब्रोसाइड और ओमेगा 3 फैटी एसिड, ये दोनों गाय के दूध में पर्याप्त मात्रा में होते हैं। जब भी अपने गाय का दूध पिएंगे तो इससे क्या होगा, बच्चों के दिमाग में वृद्धि होगी। ठीक है, बच्चों का दिमाग बढ़ेगा। और साथ में ओमेगा 3 है वो क्या होता है, कैंसर प्रतिरोधी होता है, कैंसर रोग नहीं होता। तो गाय का दूध पीने से कैंसर रोग भी नहीं होता। ओके, ओमेगा 3 गाय के दूध में तो होता ही होता है। बाकी आपने हॉर्टिकल्चर में पढ़ा होगा, फलों में सबसे ज़्यादा किस में होता है, तो फलों में अनार के अंदर भरपूर मात्रा में पाया जाता है। मछली का जो तेल होता है उसमें भी भरपूर मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। एक जैतून होता है, जैतून की पत्तियां और तेल में भी ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। ठीक है, तो ओमेगा 3 फैटी एसिड है वो त्वचा की सुंदरता के लिए भी आवश्यक होता है और कैंसर प्रतिरोधी भी होता है। तो ये गाय के दूध में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसके बाद गाय का जो दूध होता है उसमें कौन सा हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन भी पाया जाता है। इंसुलिन हार्मोन है वो गाय के दूध में पर्याप्त मात्रा में होता है।
इंसुलिन की मात्रा गाय के दूध में 16.3 अल्ट्रा मिलीग्राम प्रति 100 ml दूध में होती है। अब इंसुलिन हार्मोन की वजह से हमारे अंदर कौन सा रोग हो जाता है? मधुमेह। कौन सा रोग हो जाता है? मधुमेह हो जाता है, डायबिटीज या शुगर। लेकिन गाय का दूध आप पीते रहोगे तो उसमें इंसुलिन हार्मोन है, वो मधुमेह रोग से क्या करेगा? अपने को प्रतिरोधी क्षमता यानी इम्यूनिटी पावर देगा। ठीक है, तो ये हो गया गाय के दूध का महत्व। नेक्स्ट, ऊँटनी के दूध का महत्व। तो इससे क्वेश्चन पूछा गया था अभी ऊँटनी के दूध के महत्व से, 2020 में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में क्वेश्चन था, बताऊंगा मैं अभी। तो सबसे पहले देखो ऊँटनी का जो दूध है उसका महत्व। तो ऊँटनी के दूध का क्या महत्व है? तो ऊँटनी के दूध में एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम होता है लाइसोजाइम। कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लाइसोजाइम। ये लाइसोजाइम एंजाइम होता है, वो लैक्टोज को क्या कर देता है? लैक्टोज है, कार्बोहाइड्रेट है, उसको जल्दी से क्या कर देता है? तोड़ देता है, या उसका क्या कर देता है? अपघटन या विघटन कर देता है। ठीक है, इसलिए लैक्टोज का जल्दी से अपने शरीर में क्या हो जाता है? पाचन हो जाता है। तो पाचन क्षमता को बढ़ाता है कौन? ऊँटनी का दूध, है ना। तो जिन व्यक्तियों में दूध की एलर्जी पाई जाती है तो उनको किसका दूध पीना चाहिए? ऊँटनी का दूध, क्योंकि ऊँटनी का दूध है वो जल्दी से क्या हो जाएगा? पाचित हो जाएगा। किस एंजाइम की वजह से? लाइसोजाइम की वजह। ठीक है, नेक्स्ट, ऊँटनी का जो दूध है उसके अंदर इंसुलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? इंसुलिन हार्मोन है, वो गाय की तुलना में ज़्यादा होती है। इंसुलिन की मात्रा है वो कितने परसेंट? कितनी मात्रा? 40.4 अल्ट्रा माइक्रोग्राम प्रति 100 ग्राम दूध में पाई जाती है। तो गाय के दूध में मात्रा कितनी थी? 16.3 थी, लेकिन ऊँटनी के दूध में 40.5 है। तो उसकी तुलना में, गाय के दूध तुलना में, मतलब इंसुलिन हार्मोन है वो सबसे ज़्यादा ऊँटनी के दूध में पाया जाता है। इसलिए माना जाता है कि ऊँटनी का दूध यदि अपने लगातार 500 ml रोजाना पीते रहें तो लगभग 1 महीने में डायबिटीज टाइप फर्स्ट वो कितना परसेंट कम हो जाता है? 30% तक कम हो जाता है। कितने परसेंट कम हो जाता है? 30%। तो मधुमेह रोगियों के लिए किसका दूध फायदेमंद रहता है? ऊँटनी का दूध फायदेमंद होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था कि किस पशु के दूध में सर्वाधिक इंसुलिन पाया जाता है? तो ऊँटनी के दूध में सर्वाधिक इंसुलिन पाया जाता है। सुपरवाइजर 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। ठीक है, इनके अलावा ऊँटनी का जो दूध है वो टीबी प्रतिरोधी होता है, ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी। इसके अलावा टीबी के अलावा एक देखो, दूध के अंदर फैट नहीं अपनी जो धमनी है उनके अंदर खून को नहीं जमने देता, जिसको अपने क्या होता है, क्या कहते हैं? आर्टरस्क्लेरोसिस। यानी जो अपनी रक्त की जो धमनी है उसमें जब रक्त जम जाता है ना तो उस रोग को कहते हैं आर्टरस्क्लेरोसिस। तो ऊँटनी का दूध इतना फायदेमंद होता है कि जो धमनी के अंदर जो रक्त होता है ना, आर्टरस्क्लेरोसिस हो रहा है, उसको नहीं होने देता। तो आर्टरस्क्लेरोसिस होता है ये, धमनी कंठीय रोग को रोकता है। एक ओस्टियोपोरोसिस, कौन सा रोग है? ओस्टियोपोरोसिस। तो ओस्टियोपोरोसिस रोग है, उसमें क्या हो जाता है? अपनी हड्डियां कमजोर हो जाती है। तो ऊँटनी का दूध पिएंगे तो ओस्टियोपोरोसिस रोग भी नहीं होता। तो ये भी इसका फायदा है। तो ये भी अपने कह सकते हैं कि ऊँटनी का दूध सर्वाधिक रोग प्रतिरोधी होता है। सर्वाधिक रोग प्रतिरोधी है, सर्वाधिक रोग प्रतिरोधी किसका दूध होता है? ऊँटनी का दूध होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट, ऊँटनी के दूध में एक अल्फा हाइड्रोक्सिल पदार्थ पाया जाता है, जिसकी वजह से त्वचा में क्या आता है? निखार आता है। त्वचा क्या हो जाती है? सुंदर हो जाती है। ठीक है, तो त्वचा में निखार किसकी वजह से आता है? ऊँटनी में पाए जाने वाले अल्फा हाइड्रोक्सिल नामक रासायनिक तत्व की वजह से आता है। इसलिए आजकल है सौंदर्य प्रसाधन जैसे साबुन, क्रीम, फेस वॉश, उनमें
ऊँटनी का दूध है वो काम में लिया जाता है, क्योंकि ऊँटनी के दूध में अल्फा हाइड्रोक्सिल नामक एक पदार्थ होता है जो त्वचा को क्या कर देता है, सुंदर कर देता है। तो इसलिए अपने कह सकते हैं कि ऊँटनी का दूध सर्वाधिक रोग प्रतिरोधी क्षमता होने के साथ साथ त्वचा को भी निखारता है। ठीक है, तो ये अपना टॉपिक हो गया दूध के अवयव। तो दूध के अवयव से संबंधित आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बता देना, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। और इनसे संबंधित जितने भी नोट्स है वो आपको पीडीएफ फाइल में मिलते रहेंगे। रोजाना अपने एक टॉपिक कर रहे हैं, तो सप्ताह में आपको मैंने पहले बताया था कि एनिमल हस्बेंड्री के पहले जो 3 दिन है उनमें एनिमल हस्बेंड्री पढ़ाई जाएगी, और सप्ताह के अगले जो 3 दिन है उनमें हॉर्टिकल्चर पढ़ाई जाएगी। तो इनसे संबंधित जितनी भी कोई भी आपकी कोई दिक्कत आती है ना, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। लेकिन प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना। ठीक है, थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं।